अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासी और अदालती महाज मुसलसल गर्म है और जनाब चर्चा है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक को लेकर। और हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून ने शायद ये तहैया कर लिया है कि इस मामले को बेस बनाकर इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना है, इतना मुतनाज़ बनाना है कि पूरा के पूरा एक बयानिया तश्कील दिया जाए, पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को जो सजा हुई है वो मेरिट्स पर नहीं बल्कि पूरी एक सोची समझी प्लानिंग और मंसूबाबंदी के तहत हुई, किसी के प्रेशर पर हुई। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस ऑडियो को बेस बनाकर हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने खुलकर एक बार फिर इदारों को टारगेट किया, अदलिया को टारगेट किया। और नाज़रीन, इस सब के बाद बहुत सारे सवालात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं जिस पर अब बहुत ज्यादा खुलकर बात भी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा जिस साजिश की बात कर रही हैं, जिन दावों, इंकशाफात, इल्जामात की बात कर रही हैं, अगर वाकई ये ऑडियो लीक्स कभी एफिडेविट सामने लेकर आ जाती हैं, ये लीक्स अगर इतनी ही मुस्तनद हैं तो बजाय इसके कि मीडिया पर अपना मुकदमा लड़ें, मीडिया खेला जाए, क्यों अदालत में इसको लेकर नहीं जाती? कल हमने देखा एक सहाफी की जानिब से भी मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया कि आप इस मामले को अदालत कब लेकर जाएंगी, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि जब मुनासिब वक्त होगा। यानी पता नहीं कौन से मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। तो इस सारे मामले पर आज जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ऑडियो लीक्स का मामला है इस पर भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। कुछ इस तरह के क्लिप्स भी ज़ाहिर आ रहे हैं सामने जिस पर साकिब निसार साहब मुख्तलिफ तकारीब के अंदर बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब से लिए गए जो क्लिप्स हैं उनको जोड़ा गया है। आपको जरा सुनवाते हैं कि किस तरह से ये मुबैना ऑडियो जो है मुख्तलिफ को लेकर इसे जोड़ा गया है। सुनिएगा जरा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट इदारे करते हैं, हमारे पास जजमेंट इदारे करते हैं। मियां साहब को सजा देनी है, मियां साहब को सजा देनी तो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं, खास साहब बेटी को बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया तो इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये नाज़रीन कुछ क्लिप्स हमने आपके सामने रखे जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है कि किस तरह से मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर ये क्लिप बनाया गया जिस पर ज़ाहिर है जिसको बेस बनाकर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। अब माहिर कानून है अजहर सदीक साहब, उनकी जानिब से भी दावा किया गया है कि उन्होंने इस ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया है और इंकशाफ कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। उनसे भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनके पास क्या हकायक हैं, किस तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। लेकिन एहतशाम साहब सबसे पहले जरा आ जाते हैं, ये चीजें तो ज़ाहिर है रोज की बुनियाद पर डिस्कस होती हैं। एक और अवामी इशू है, अवाम इस सारे मामले को लेकर काफी परेशान हो रही है, वो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब एहतशाम साहब मामला ये है कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डीलर मार्जिन जो है वो 2.5% से बढ़ाकर 6% तक लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि हम किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस सारी सूरत हाल में ख्वार तो एहतशाम साहब आवाम ही हो रही है, मुज़ाकरात का भी कोई हमें सिलसिला नजर नहीं आ रहा। तो क्या कमेंट करेंगे? दो चीजें हैं, फिर मेरा ख्याल है एक शॉर्ट कमेंट करने की इस वक्त जरूरत है। परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं और पेट्रोल है नहीं है और कहा जा रहा था जी कि पीएसओ के पेट्रोल पंप जो है ना वहाँ से मिलेगा, वहाँ से भी नहीं मिल रहा। अब सवाल जो है लड़ाई झगड़ा जो है ना वो चाह रहे हैं जी सीधा 6%, 2 रुपया वो कहते हैं कि जी फी लीटर जो है ना हमें प्रॉफिट दिया जाए डीलर जो है। इस वक्त सूरत हाल सुनिए ये है कि असर साहब आपकी तरफ आएंगे क्विकली। मैं चाह रही हूँ कि एहतशाम सब जरा कमेंट कर लें ये जो करंट इशू चल रहा है पेट्रोल को लेकर आवाम की जो मुश्किलात हैं, फिर मैं डायरेक्टली आपकी तरफ ही आऊंगी सर। तो अब ये कि हुकूमत ने कहा है कि जी हमाद अजहर साहब जो एनर्जी के वजीर उन्होंने कहा जी ईसीसी में ऑलरेडी इनका केस गया हुआ 85 पर लीटर बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमें 2 रुपये पर लीटर वो 6% जो बनता है वो दें, 1% के दरमियान बात हो सकती है। वो मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं मान लिए जाएंगे, नाजायज़ नहीं माने जाएंगे।
अब सवाल ये कि साथ साथ वो डीलर ये भी कह रहे हैं जी हुकूमत, उनको एक ही दुख खाए चला जा रहा है कि हुकूमत हर माह जो है ना वो 4 रुपये जो है ना जिसको कहना चाहिए पेट्रोलियम पे लेवी वसूल करेगी, हमें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि सीधा सीधा हुकूमत से बात करके मामले को हल किया जाए ये, लेकिन सोनिया आदत बन गई है, हर अदारे के लोग देख लें, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको कुछ नहीं मिलता वो कहता है जी जलसा जलूस करेंगे, बंद करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। बात तो आखिर में वहीं जाकर रुकती है कि रियासत के रेट कहाँ है। मेरा ख्याल लोगों को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आज जितने लोग तकलीफ में हैं फौरी तौर पर इसको ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत इंटरवीन करे, जहाँ पे भी बीच में फैसला कर सकते हैं 85 पैसा या 1 रुपया देना दें और मामले को ख़त्म करें, बजाय इसके कि सूरत हाल आगे बढ़े और आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ें। माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अजहर सदीक साहब, एक बड़ा इंकशाफ कर लिया है आपने और हर तरफ इस पर अब बात भी हो रही है। ये जो ऑडियो जी अजहर सदीक साहब, जिस ऑडियो का तस्करा हो रहा है पर सामने आ रही है कि ये फोरेंसिक आपने करवा लिया है, तो सर क्या हकायक हैं, क्या हकीकत है? देखिए चले पहले फोरेंसिक के हवाले से जवाब आप पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जी जी। पहले अगर मेरी बात सुनने के पहले जो ऑडियो जब एफिडेविट आया था, तो एफिडेविट जब लंदन से आया था तो उसी एफिडेविट को सामने रख के हमने सबसे पहला फैसला किया गया कि ये लंदन से क्यों आया है। लंदन में सहाफी दोस्तों को कहा कि एफिडेविट किस बंदे से आया है उसको ट्रेस करें। 2000 के करीब नोटरी पब्लिक है चार्ल्स गुथरी के हवाले से वहां पे बाकायदा एफिडेविट हमने पूरा प्लानिंग के साथ टाइप करके भिजवाया, जिसमें तोता मैना की कहानी उन सहाफी हमारे दोस्त की लिखी गई और उसमें यह भी लिख दिया गया कि गवर्नर हाउस का मैं मालिक हूं। और ये एफिडेविट लेके उस नोटरी पब्लिक के पास चले गए। जैसे पाकिस्तान के अंदर 20 रुपए का स्टाम्प पेपर एफिडेविट आप टेस्ट कर दे, उसने टेस्ट कर देना, उसे तो 20 रुपए से कंसर्न है। 100 रुपए का नोटरी पब्लिक कर देना। इस तरह वो कुछ 96 पाउंड के करीब पैसे उन्होंने लिए और उन्होंने टेस्ट कर दिया कि जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर उसका मालिक हूं। मैं उस नोटरी पब्लिक का कसूर नहीं कहूंगा, तो नोटरी पब्लिक का काम ये नहीं है कि उसने एविडेंस को रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। ये हमारे पास आ गया, हमने फिर मजीद तहकीक की तो पता चला, आपके सामने आ चुका है, जो ऑडियो लीक करी जा रही है, जो मुबैना की जा रही है, वो बाकायदा राना शमीम साहब को वहां बुलाकर सुनाई गई कि आपसे जो एफिडेविट ले रहे हैं वो एफिडेविट असली है। और उसके लिए अगली जो बात है कि आपको हमारा जो दोस्त है वहां को 40 मिनट 30 से 40 मिनट रहा है, वहां फिर पूछा गया कि राना शमीम का एफिडेविट आपने कहाँ टेस्ट किया। वो सच्चे लोग हैं, उन्होंने बताया कि मुझे हुसैन के उनका वकार मुलाजिम है, हुसैन के फ्लैट में लेकर के जो जहां उनका दफ्तर है वहां बुलाकर राना शमीम साहब वहां पर मौजूद थे, वहां एफिडेविट टेस्ट किया गया। अब ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि ये पूरा एजेंडा था। अब यही बात अब यहां तक जब ये बात सामने आ गई और उसके फौरन बाद जैसे ही ऑडियो लीक आई, अब ऑडियो लीक के हवाले से जब हमने ट्रेस किया तो एक याद रखिएगा कि हम बाकायदा सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, इसको कहते हैं बुनियादी तौर पर डीप वीडियो लीक या डीप ऑडियो लीक। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरी अभी आवाज हो रही है ना, मैं बोल रहा हूं, मेरे इसमें इस बोलते में अल्फाज जो मर्जी डाल दिए जाए। आप सबने देख लिया कि एक बाकायदा वो एक सेमिनार में शिरकत की थी, उन्होंने सेमिनार में शिरकत करते हुए जो बातें कही गई उसको बाकायदा जो है उसमें डाला गया, फिर उस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया। और अगर ये वीडियो ही देनी थी जैसे एफिडेविट उन्होंने लंदन से किया तो ये वीडियो पाकिस्तान से आ जाती। ये अमेरिका में क्यों गई? एफिडेविट लंदन से क्यों किया गया? तो उसका जो आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी जिनकी स्टोरी है, उन्होंने जवाब जमा कराया और राना शमीम साहब ने अपना जवाब ही जमा नहीं कराया, तो लिहाजा केस उन्होंने बिल्कुल साइड पर रख दिया है। वो उसको कहते हैं कास्ट लिस्ट से उसे हटा दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एहतशाम साहब, आई एम सॉरी, मैं हेयरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि एफिडेविट के हवाले से तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। वो जो उन्होंने वहां का जो जिन साहब ने लिख किया और अदालतों को मिलान करने की कोशिश की, वो मामला वहां पर चला गया। अब तो अगली बात है जो वीडियो जो ऑडियो आई, उसके ऑडियो में जब ये सारी चीजें आई फॉरेंसिक के लिए, पाकिस्तान में एक सहाफी दोस्त है, उन्होंने लोकल फर्म से राब्ता किया, उनके सामने ये सारा डाटा रखा। इसलिए इंग्लैंड के अंदर भी हमारे सहाफी दोस्त है, ये और साहब है, उन्होंने वहां पर बाकायदा ये सामने रखा और उनसे कहा कि इसको बताएं। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये चीजें जो है ना ये जोड़कर बीच में डाली गई हैं, कि एक कंटिन्यूटी नहीं है, कोई खिताब किसी एक बाकायदा गैदरिंग में किया गया है और किसी जगह पर ये चीजें जाल कर ऐसे जैसे किसी कमरे में बैठकर, तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है। और यहाँ से जहां तक बात नहीं है, और उस ऑडियो के उस फोरेंसिक के अंदर जो 3-4 चीजें जो उन्होंने क्लेम की थी कि ये असली है बाकायदा। और आप याद रखिएगा एहतशाम साहब
कि ये खुद मान चुके हैं अहमद नूरानी कि ये 2 महीने पहले की है। और चेन ऑफ इवेंट कैसे बनाया गया कि वहां पहले एफिडेविट लीक किया गया, उसके बाद आसमा जहांगीर फाउंडेशन के फोरम पे एक सेमिनार किया गया, मुल्क दुश्मन और वो सब लोगों को वहां इकट्ठा किया गया और चीफ जस्टिस को बुलाकर, असल में ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अदलिया की तजलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अदलिया को मिलान करना था। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रही हूँ उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। जनरल साहब, आपने अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, जिस ऑडियो का बोचा था, जिसे बेस बनाकर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इदारों को मुतनाज़े किया जा रहा था, अदालतों को मुतनाज़े किया जा रहा था। आज अजहर सिद्दीक साहब दावा कर रहे हैं कि ऑडियो का फोरेंसिक भी हुआ और ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। सर, अगर मरियम नवाज साहिबा ये दावा कर रही हैं कि ये ऑडियो असली है और इतने ही मुस्तनद सबूत हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये अदालत जाने से क्यों घबरा रही हैं? कल भी साफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा मुनासिब वक्त आने दें, हम जाएंगे और अपने केस के साथ इसको अटैच करेंगे। तो सर क्यों घबरा रही हैं मरियम नवाज साहिबा अदालत में लेकर जाने के सारे मामले को? जी, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, देखिए, मरियम नवाज साहिबा का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनके स्टेटमेंट्स के हवाले से, उनके अपने केसेस को दिफा करने के हवाले से, या जो उन्होंने एविडेंस सुप्रीम उस वक्त कोर्ट में जमा कराई थी उसके हवाले से, तो वो हमेशा एक ना एक, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो मेरे ख्याल में इट हैज बीन डूइंग राउंड तमाम चैनल के ऊपर कि मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, इंग्लैंड में मेरी जायदाद ये कैसे निकाल के ले आए। फिर जब वो जायदाद की बात आ गई और पैनामा की वो प्रिंसिपल वो निकली बेनिफिशियरी एवनफील्ड की, तो फिर उसके बाद उनका स्टांस चेंज हो गया। फिर उन्होंने जब अदालत में गई तो वहां पे जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि फौज डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं और वो कैलिबरी फंड जिस पे बहुत बहस हो चुकी है, वो अभी तक मार्केट नहीं हुआ था, कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं था। जिस तारीख के हवाले से ये उसका डाटा टाइप करवा के ले आई, फिर वहां से जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस वक्त अदालत में, उसमें भी ये कहा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, इन्हें खोल के दोबारा जोड़ा गया है। और वो जो पिन होल्स थे उनकी तस्वीर भी फिर अदालत में पेश की गई कि किस तरीके से ये फोर्जरी की गई है। तो ये अपने हवाले से वो हमेशा अपनी तरफ से एक फास्ट मूव करती हैं जो बाद में उनके अपने गले पड़ जाती है। जज अरशद की स्टेटमेंट मरहूम की ले लें, बिल्कुल, उस केस को आज तक वो अपने दिफा में अदालत में लेकर नहीं गई, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका बैकग्राउंड कुछ और है, वो फेक तरीके से की गई है। फिर उनको मक्का और मदीना में बुलाकर इनके भाइयों की मुलाकातें वहां पे क्यों होती रही, तो उन तमाम एविडेंस का स्टैंड करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए न वो इसको लेके जाएंगे एफिडेविट को, न ये फोरेंसिक को। ये तो है ही फेक, इट वाज अंडरस्टैंडेबल राइट ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन मेरे उनको मशवरा ये होगा कि ये खेल ने ऑडियोज और वीडियोस का शुरू किया है। ये हर शख्स की जिंदगी में कुछ अनगार्डेड मोमेंट्स होते हैं जो शायद इनकी और इनके फैमिली के लोगों की जिंदगी में वे ऐसे मोमेंट्स होंगे। वो कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं। तो अगर इस खेल को बंद न किया गया तो बहुत सारे लोगों की पगड़ियां उछलेंगी, बहुत सारे लोग बेआबरू होंगे और ये एक घिनौना खेल है। इसको मेरे ख्याल में अपने केसेस को अदालत में दिफा करें और ये वीडियो ऑडियो गेम्स को छोड़ें, वरना मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसमें बेआबरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो सर आपको क्या लगता है, कानूनी महाज पर तो लेकर नहीं जा रही मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लियरली कल कह दिया, आपको लगता है सर सियासी महाज पर ये कह रही हैं कि खेला जाए और पूरा का पूरा एक बयानिया तश्कील दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई है, जो वो नाहल हुए हैं, ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? सोनिया, देखें, हर कोई छोटी बड़ी सिचुएशन में कॉमन सेंस जो है ना उसकी बात होती है, जिसकी तरफ अदर सिद्दीक साहब ने भी इशारा किया बड़ा वाज़ेह तौर पे कि वो एक पब्लिक गैदरिंग में बातें हुई थी। अब आप बताएं कि एक बंदा पब्लिक में खिताब कर रहा है बैठ के, तो क्या वो इतना ही अहमक होगा कि अगर फर्ज करें उन्होंने इस तरह की बातें करनी है तो इस तरह बातें करेंगे? तो इसको कहते हैं इंसल्ट करना किसी की जजमेंट की और ये बताना कि ये आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये तो इन द फर्स्ट प्लेस जो है ना ये लगता है स्कटल हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी। दूसरा, जनरल साहब ने एक और बात की कि पब्लिक मीटिंग में अपना ये क्या कहते हैं, अपनी जब जोश जहाद में बात कर रही होती हैं तो उसके बाद फास्ट मूव होती है तो कहीं ना कहीं गलती होती है। कल उनसे फिर जनरल साहब बहुत बड़ी गलती हुई, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम साहबा ने की, वो मामला पीछे रह गया ये इशू, और सबसे ज़्यादा ये आ गया जिस पे वो खुद मान गई कि जी 10 बिलियन रुपीस के जो है ना वो उन्होंने इश्तिहारात किस तरह दिए, बड़े चैनल को दिए
और छोटे चैनल को कितने दिए, बड़े चैनल को पूछा ही नहीं, तो वहाँ पे अब उनको हिसाब देना पड़ेगा। अब अहम सवाल जनरल साहब आपसे भी है और एक सवाल मैं करूँगा सिद्दीक साहब से भी। अजहर साहब पहले तो ये बात बताएं कि ये जो मीडिया में खेला जा रहा है, वीडियो खेला जा रहा है, अब आपके ख्याल में किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? अब जिनकी तरफ से इस्तगासा है उन पर तो इतना बोझ बन गया, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं अदालतों में। साकिब निसार साहब के बारे में सुना है कि वो नहीं जाना चाहते और लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं, कुछ लोग, कि जी ये सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले, वहाँ से जो मामला जो है आगे जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जी मामले का दूध पानी का पानी हो? और दूसरा जनरल साहब से सवाल मेरा यह है कि सियासी तौर पे इतना बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसमें हम देखते हैं बाजार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आगे चल के वो उनके क्या इस हवाले से इक़दामात होंगे? पहले अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, I'm सॉरी, मेरी अब आवाज क्लियर आ रही है आपको, मैं सुन भी रहा हूं आपको। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 642, अरशद मलिक की पहले वीडियो आई थी, आपको याद होगा, और वो आपको याद है कि फैसला जो है बशीर ने किया था एवन फील्ड का, अल अजीजिया का फैसले में ये केस ट्रांसफर लेके गए थे अरशद मलिक के पास, और वो जो अब वीडियो आ गई सामने, और उस वक्त भी ये तकाजे शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें आई और 3-4 पिटीशनें आई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल और डेप्थ में हेयरिंग की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल तय कर दिए हैं। उसमें कहा कि चलो इस तरह की वीडियो आ गई है, इसका पहले फोरेंसिक कराएं, इसको अदालत में लेके जाएं, ट्रायल में कंक्लूड करें, इस पे बाकायदा क्रॉस एग्जामिन हो जाए। ये बयान आ देने से ही होता, आपने अगर सच्चाई साबित करनी है, इसका एक ट्रायल कंक्लूड होगा, उस पर शहादतें आएंगी, शहादत दे के फाइनल आ जाएगा। अच्छा, और फाइनल जजमेंट आ गई, जजमेंट आने के बाद ये देखना है क्या ये जो चीज कह रहे हैं इस पे फैसले पे वो असरअंदाज हुए हैं, वो भी आपको वहां पर पहले साबित करना है। फिर इसमें बाकायदा उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब के केस का भी जिक्र किया, उस ऑडियो का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा उनको जो बरियत थी ऑडियो की बुनियाद पर नहीं हुई थी, हकायक की बुनियाद पर हुई थी। अब ये सारा इनके पास पिछले 2 साल से चीजें मौजूद थी, ना उन्होंने कहा इनका फोरेंसिक कराया, ना कोर्टों में लेके, अब किस बुनियाद पर? यानी एक और एफिडेविट, बात फिर वही है, एक और ऑडियो आ गई। फिर प्रिंसिपल तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं, और वैसे भी अपना एहतशाम साहब, अगर ये होना शुरू हो जाए फिर मेन ट्रायल छोड़ देना। होता ये है कानूनी तौर पर, जब आपकी एक अपील चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, ऑल्टरनेट रेमेडी तब आनी है कि जब कोई चीज चल ना रही हो। और दूसरा, सुओ मोटो इसका क्यों लिया जाए? सुओ मोटो किस लिए लिया जाए? या तो हो कि अदालतों के फैसले में इबाम हो, मेरिट के अंदर आपको पता है 126 दिन सुप्रीम कोर्ट ने पनामा चले, मेरा क्लैरिटी के साथ जनरल साहब आपने बता दिया। जनरल साहब मैं ये पूछूंगा आपसे कि अदालती और कानूनी मामले को लेके नहीं जा रहे और सियासी महाज पे सारा कुछ लड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उनको अंदाजा है कि यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरफ दबाव। तो आप देखते हैं कि इसमें सियासत ज्यादा कर दी गई है कि इस वक्त जितने मीडिया के चैनल्स हैं वो तमाम के तमाम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। एक ऐसे ट्रायल को जो एक फैमिली के खिलाफ है, एक रियलिटी ऑन ग्राउंड एवन फील्ड्स की, और उसकी खरीदारी की और फंड्स का बैरून मुल्क जाने का केस है, अगर उसको वो लीगली डिफेंड करते तो शायद इसका बहुत जल्द फैसला आ भी चुका होता, लेकिन वो उसको पोलिटिसाइज करके चौकों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टेलीविजन चैनल्स पर तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस नजर नहीं आती जिसको वो अदालत में जाके अपनी बेगुनाही का सबूत दे। ये तो अब हर आदमी, एक आम लेमैन भी सवाल कर रहा है कि एवन फील्ड्स आपने कब खरीदे, उनकी कीमत क्या थी, और ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्या चैनल इस्तेमाल हुआ। अब इन 3 सवालों का जवाब तो पिछले 3 सालों में आया नहीं है, और तमाम तर बाकी सियासत हो रही है। तो उसमें नुकसान मैं समझता हूं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का हो रहा है कि वो मसाइल जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए थे, वो मसाइल जिन पर कानून साजी होनी चाहिए थी, वो बीच चौराहे के डिस्कस हो रहे हैं, और जो फोरम है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। तो इसको चीप पॉलिटिक्स के अलावा मेरे ख्याल में और कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के
बाद खुशामदीद। जनरल साहब, ये जो नून लीग का बयानिया है, खासकर मरियम नवाज ने जिस अंदाज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों को मिलान किया, अदालतों पर तनकीद की, सर आपको नहीं लगता कि ये खुद ही फायदा पहुंचा रही है इमरान खान साहब को? और दूसरा सर, आपको नहीं लगता कि कभी अदालत, कभी फौज, कभी इदारे जिस तरह से तनकीद की जा रही है, अगर ये न्यूट्रल रहना भी चाहें तो रह पाएंगे अगर इस तरह से इन्हें हर मसले के अंदर घसीटा जाएगा, हर मसले के अंदर इन पर इल्जाम तराशियां की जाएंगी? तो देखिए, मैं समझता हूं कि मरियम नवाज चूंकि वो स्टेट ऑपरेटर्स पे कोई पोजीशन होल्डर नहीं है, सिवाय एक खानदानी मिरास के जो उनकी पार्टी में उन्हें नायब प्रेसिडेंट बना दिया गया या नायब सदर बना दिया गया है, इसके अलावा उनकी स्टैंडिंग क्या है? उनको मुल्क की अदलिया से सजा हो चुकी है, उनकी अपील अंडर हियरिंग है, एक दफा फिर अदालत में वो गई हुई है। इन मौकों पर अदालत को इस तरीके से इल्जाम तराशी करना और उनके फैसला साजी को मुतासिर करने की जितनी भोंडी कोशिशें वो कर रही हैं, मुझे लगता यह है कि अदालतें तो इसका कोई नोटिस लेंगी नहीं, वो तो फैक्ट को देखेंगी और जो केस अंडर प्रोसेस है या जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर्स और डिफेंडर्स उसको पेश कर रहे हैं अदालत में, फैसला तो उस मेरिट पे आना है। क्योंकि अनएडिटेड मीडिया के दौर में अगर आप रोजाना एक फेक वीडियो, एक फेक ऑडियो लेके आ जाएं और इन चीजों पर तो वक्त जाया किया नहीं जा सकता। इसी तरह जो अदारे के सरबराहान हैं, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। फॉर्मर डीजी आईएसआई हो या प्रेसिडेंट डीजी आईएसआई हो, वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे वो काम करते हैं। और अगर एक खातून उठ के एक बेमकसद प्रोपेगेंडा करके उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दे, तो शायद वो भी इसका जवाब देकर इसको ज्यादा अहमियत देना नहीं चाहेंगे। एक सवाल का जवाब दें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक इदारों पर तनकीद हो रही है और इस हवाले से आइन का आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है कि हम कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, स्पेशली फौज हो गई, अदलिया होगी, और मुसलसल हम देख रहे हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो हुई लाहौर में, वहां क्या कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए आइन के आर्टिकल 19 के तहत जिस तरह से खुल्लम खुला वायलेशन हो रही है? मेरे ख्याल में अगर ये रवैया तर्क ना किया गया और इस प्रैक्टिस को जारी रखा गया, क्योंकि ये अब बात जलसों से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसे जुलूसों में और अब अदालती लेवल पर भी उछाली जा रही है, तो इस तरीके से दिस कैन नॉट गो ऑन अनचेक कि आप अदारों को मुतनाज़ बना दें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इंटेलिजेंस के अदारे हो, चाहे पाक फौज हो। तो इन तमाम अदारों को अगर आपने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में मलाइन करना है तो शायद ये खामोशी ज्यादा देर नहीं रह सकती। जनरल साहब जी ठीक कह रहे हैं। अजहर साहब, मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है कि PMLN खास तौर पे और पीपल्स पार्टी एक बात में तो वो बड़ी अच्छी तरह से कामयाब हो रहे हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट को एंगेज कर लिया है, हर बात में गवर्नमेंट जो है ना वो रिएक्ट करती है, एक्ट नहीं करती। और गवर्नमेंट के कोई अच्छे काम भी अगर कहीं हो रहे हैं, मसाइल मुश्किलात अपनी जगह है, तो वो प्रोसेस में हम देख रहे हैं पसे पर्दा जा रहे हैं। मसलन सबसे बड़ी देखिए आज की जो खबर बन रही है वो है कि ऑल टाइम हाई $32 बिलियन की हमारी फॉरेन रेमिटेंस हो गई हैं, $27 बिलियन के हमारी जो ना एक्सपोर्ट्स हो गई हैं। मतलब इस तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा, ना हुकूमती एहलकार जो है ना आके इस पर ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं, उन्हें फायर फाइटिंग पोलिटिकली करनी पड़ रही। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ तो अजहर साहब मरियम साहबा या पूरी PMLN वो लगी हुई है कि एक बंदा नहीं है जिसका नाम साकिब निसार है, पूरी अदलिया को नीचे लाना है, इसी तरह फौज के अदारे के लोगों को अंडर प्रेशर करना। तो सवाल ये है कि कहीं अगर रिएक्शन दोनों अदारों की तरफ से नहीं आता तो इसका तो मतलब है उनको तो खुल के खेलने का मौका मिलता रहेगा। एहतशाम साहब याद रखिएगा और हम सबको ये समझना चाहिए, इदारों को रिएक्शन नहीं देना, ये हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट का काम है इदारों को डिफेंड करना, और इदारों को डिफेंड करना खुल के करना, क्योंकि वो इदारे हुकूमत वक्त के जो भी स्टेट होगी वो आपको याद रही है कि बाकायदा जनरल बाजवा साहब से नवाज शरीफ ने उस वक्त अदालतों फैसलों में इंटरफेरेंस करने का कहा था। तो उस वक्त बाकायदा उन्होंने कह दिया था कि ये अदालतों के मामले अदालतों में जाने। उन्हें दुख और दर्द इसी बात का है कि ये सारे इदारे उन्हें बचाने नहीं आए। ये गॉड फादर या सिंध माफिया के हवाले से अगर चीजें सारी उठाकर देखे, और ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, मैं आपको बड़ी एक बात आपके सामने और रख दूं कि बुनियादी अभी देखें ना, चीनी आजकल अगर देखें तो 90 से नीचे आ गई है। अवाम अब कहाँ है हमारे मीडिया वाले? पेट्रोलियम के हवाले से अगर ये काम अगर चल रहा है और बैठ के वो माफिया सारा काम कर रहे हैं, कहाँ है? जहाँ हमारे पास तो और कोई सवाल नहीं। जब वो अपना फौवाना फजलुर रहमान भी वो जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से सवाल उठाकर ले गए। आप इदारों की क्रेडिबिलिटी आप बुनियादी तौर पर स्टेट को तबाह कर रहे हैं।
यानी आप चाहते हैं कि जो बैठ के मैं कहूं वो ही फाइनल हो, और यही लफ्ज जो गॉड फादर या सीरियल माफिया के अलकाबात उस वक्त सामने आए थे, तो आज ये सच साबित हो रहे हैं। आप वाकई सच्चे हैं तो आए, आकर मेरिट पर करें। ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि दो, अब मिसाल के तौर पर जिस हवाले से ये वीडियो ऑडियो लीक की गई है या वीडियो में बात हो दी है, 8 जुलाई 2018 को पानामा का पहला फैसला है एवनफील्ड का, 24 जुलाई को या 25 जुलाई को 2018 को इलेक्शन थे। अब कौन सी, अब ये वकील होने के नाते बता रहा हूं मैं आपको कि जब आपको सजा हो जाए, सस्पेंशन 2-2 साल लग जाते हैं, आपको बेल मिलने में इतना वक्त लगे, यानी ये कौन सा, यानी एक ऐसी खास चीज थी कि 8 दिनों के अंदर कह रहे थे आप बाहर आ जाए। 17 जुलाई को साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान गए, और इन चीजों को सबको अगर उठाकर देख लें, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। कसूर बताऊं मैं अब किसका है? कसूर हुकूमत वक्त का है कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बाकायदा एक बनी, और यही लोग जो बैठ के आज ये बयानियां लेकर चल रहे हैं, ये सड़कों पे निकल आए और इन्होंने आकर एक महाज बना लिया। आज मैंने 2010 में जब फेसबुक ब्लॉक कराई थी, मैंने उस वक्त कहा था कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर ले। मैं पिछले 11 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं कि ये सारा जो कुछ आपने सूत्र में व्यवहार बना दिया, आर्टिकल अभी भी वक्त है। आप जो बात कह रहे हो ये चीज कंट्रोल कैसे होनी है कि आज फौरी तौर पर पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बाकायदा उसका नफाज करे, आर्टिकल 19 में सख्ती से अमल आमद करें। ये मादर पितर आजादी, मादर पितर आजादी जो है वो आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। एहतशाम साहब, अभी पिछले दिनों बड़ी बातें हो रही थी कि कोई बैकडोर नेगोशिएशन चल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पिंडी गए, मुलाकातें हुई हैं, और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप लीडरशिप तो बैठी हुई थी मरीम नवाज साहिबा के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। तो सर आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब की जो एक पॉलिसी रही है कि इदारों के साथ हमने मुफाहमत के साथ चलना है, मरीम नवाज साहिबा जो है वो आड़े आ रही हैं, और ये क्या एक बात जिस पे मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ नहीं है, जो नरम गोशा भी रखते हैं PMLN के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए या PDM के लिए, वो ये बात कंसीड करते हैं, बड़े वाज़े तौर पे इस बात को मानते हैं कि सियासी महाज पे अपोजिशन जिस तरीके से नाकाम हुई है। अभी आप देख लेना, बड़ा 23 तारीख को इनकी मीटिंग हुई बड़े ज़ोर शोर के साथ स्टीयरिंग कमेटी की, इनकी PDM की। अब वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले कहा था जी हम हिला के रख दे सबको, हम देखेंगे जॉइंट सेशन में क्या होगा। अभी फिर मामला 6 दिसंबर पे भेज दिया गया। अभी देख लें फैसला नहीं हो रहा, सड़कों पे आना है, लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने हैं, इज्तिमाई इस्तीफे देने हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे के आना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी महाज पे उन्हें कामयाबी नहीं हुई, तो उनको ये थोड़ा वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं को मौका मिलता है किस तरीके से हुकूमत को दबाव में लाए। ठीक है, हुकूमत के मुश्किलात मसाइल हम सब एग्री हैं कि अब 18 माह रह गए हैं, हुकूमत के लिए वक्त नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हर तरह के 48 जो है ना ग्रुप सामने आके हुकूमत को दबाव में लेके आ रहे हैं, इसका उनका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है जनरल साहब कि अब अगर सियासी महाज पे सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें हुकूमत को हटाने में नाकाम हो गई हैं, एक दफ़ा फिर जो उन्होंने कहा था कि जी आप देख लें अगले चंद दिनों में आप हुकूमत से नज़र नहीं आएंगे, गायब कर देंगे ना इमरान खान साहब को, अब वो नहीं हुआ। अब आज आके सारा का सारा जो मंत्रा आ गया कि जी वीडियो लीक कैसे हो गई, फलाना हो गया, धमाका हो गया। तो आप क्या मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट को अब क्या करने की ज़रूरत है? ये पॉलिटिकल फायर फाइटिंग करेंगे या आपके ख्याल में इन्हें कोई कंक्रीट कुछ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि हुकूमत को चाहिए अपने काम पे तवज्जो दें और अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करें, उसमें बेहतरी लाएं और मुल्क को ठीक डायरेक्शन में मजीद तेजी से लेकर जाएं। अगर वो इस तरह की स्पूफिंग पर या इस तरह के जो फेक अटैक्स हैं या जो धुंध क्रिएट की जा रही है, अगर इस पर तवज्जो देंगे और इसकी फायर फाइटिंग में लग जाएंगे, तो एक तो उनकी अपनी जो काम है उनसे तवज्जो हटेगी, और दूसरी बात जो सोनिया कह रही हैं, मैं तो हर चैनल पे ये बात बारहा कर चुका हूं कि देखें, आधा खानदान एस्टैब्लिशमेंट को, लेट्स से इट वेरी फ्रैंकली, आर्मी और ISI को सरेआम मलाइन कर रहा है, उन पर इल्जामात लगा रहा है, उन सियासी मुदाखलत के इल्जामात लगा रहा है, अपनी सजाओं को दिलवाने में उन पर इल्जामात लगा रहा है। और एक भाई और भतीजा अगर उन्हीं दरवाजों पे जाके रात को दस्तक दे रहे हैं, जिसकी तरफ सोनिया इशारा कर रही थी कि शायद कुछ राब्ते में है, अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं इससे घटिया सियासत हो नहीं सकती। सियासत करनी है तो या वोटर के पास जाएं या पार्लियामान में खड़े होकर करें और हुकूमत की पॉलिसी पे तनकीद भी करें, उनसे जवाब तलबी भी करें, लेकिन उन दरवाजों पे दस्तक मत दें जिन्हें आप मातूब ठहराते हैं सुबह शाम।
और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाए, जहां पे स्नैग्स हैं, जहां कमजोरी है उसको दूर करें, जो कुछ वो इनपुट्स दे रहे हैं या जिन एरियाज में काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम कह रहे थे, तो उस अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें और मजीद बेहतर करके ताकि अगले 2 साल बाद जाएं। बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वन थिंग कि मौजूदा हुकूमत को जमहूरियत की बेहतरी के लिए और इस वक्त जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे और एक शफाफ इंतखाबात की तरफ साहब, ये जाएं। पार्टी के PMLN के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो खानदान के इख्तलाफात हैं, जिनकी तरफ आप बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या कर रहे हैं, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। जिस तरीके से मरियम नवाज माजी में भी कहती रही जी फलां गुनाह में मैं शामिल नहीं, फलां की एक्सटेंशन को मैंने कुछ नहीं किया, जवाब में हमजा ने टका के जवाब दिया कि तो पार्टी का फैसला था एक्सटेंशन आर्मी चीफ को देनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। इसी तरह से फेटअप के मामलात हैं। सवाल मेरा ये है कि जी आज जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग 10 बैठे हुए थे, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब बड़े वाज़ेह तौर पे जनरल साहब डिस्टेंस करते हैं अपने आप को, वो अदारों के बारे में कभी उन्होंने बात की, जेल में भी गए नहीं की, उनके साहबजादे नहीं कर रहे, दूसरी तरफ बेटी भी कर रही है और उनके वालिद साहब भी ये बात कर रहे हैं। और बड़े अफसोसनाक सिद्दीक साहब जो वाक़या लाहौर में हुआ, सारी दुनिया थू थू कर रही है माजरत के साथ कि भी कभी इस तरह हुआ है कि चीफ जस्टिस भी बोले, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बोले, उसके बाद एनकाउंटर को आप बुलाने के लिए ले आए और फिर उसको एक धड़ा आपका जो है डिफेंड भी कर रहे हैं हसन बॉन्ड साहब। मुझे बड़ा रंज हुआ, वो कहते हैं जी हम किसी को बताने के मजाज नहीं है कि कौन किस वक्त बोलेगा। और फिर दुनिया में कुछ तरीकाकार भी होता है कि जो चीफ गेस्ट होता है उसके बाद कोई बात नहीं कर रहा होता। तो सवाल तो इस वक्त जनरल साहब ये है ना कि अदारों को मिलान करके सियासी माइलेज हासिल करके, ठीक है वो तो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में उनके घर में अंदर जो आग लगी है, जो इख्तलाफात हैं, वो तो वहीं खड़े हुए हैं, उसको वो एड्रेस नहीं कर रहे। पर PDM में मामलात ख़राब हैं, उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे, इकट्ठे हो गए। अब उनको एक ही हथियार मिल गया कि जी हुकूमत का दबाव में लाने के लिए इस तरह के मामलात वीडियो को ले आएँ, अदारों को मिलान करें। बिल्कुल, इस पर टेक लेंगे जनरल साहब का, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब, एहतशाम साहब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे और सवाल भी कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का अलग एक बयानिया है, मरियम नवाज शरीफ अलग एक बात करते हैं, सर ये कितना डैमेज कर रहा है इनको? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यकीनन इख्तलाफात हैं और वो डिवीजन बड़ी वाज़ेह है, ये पार्टी के अंदर भी है और उसके दो धड़े जो बन चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जब इंतखाबात के नजदीक आएंगे तो पार्टी को कोई वाज़ेह लाइन इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ ने कभी इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं की कि वो डिपार्चर करें नवाज शरीफ साहब की दी हुई डायरेक्शन और लाइन से। वो तो उन्हें अब भी अपना लीडर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर के नाम से पुकारते हैं, तो शायद उन्हें या तो फैमिली की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या वो इंडिपेंडेंट फ्लाइट उस सूरत में लेंगे अगर इनकी सजाएं अदालत से कंफर्म हो जाती हैं और इक्तदार या सियासत उन्हीं की होकर रह जाती है शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की, तो फिर तो वो अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी लेकर सामने आएंगे। लेकिन अगर अदालतों से इन्हें कोई रिलीफ मिल जाती है या ये केस यूं ही लटकते रहते हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल में शॉट्स वुड बी कॉल्ड बाय नवाज शरीफ, और उस वजह से क्योंकि उनका वोट बैंक एक है, उनका एक फॉलोइंग है। शहबाज शरीफ की उस कदर फॉलोइंग नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की है, क्योंकि अभी तक पार्टी की सरबराही उन्हीं के पास रही है। बट ये एक बड़ा वाज़ेह बात है कि दोनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क जरूर है, लेकिन अभी तक प्रिवेल करते आए हैं नवाज शरीफ साहब। सही, ठीक है। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब गुज़िश्ता रोज की अगर मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर बात कर रही थी कि इदारों और शख्सियात को बेसिकली अलग अलग कर रही थी, चाहे फौज हो चाहे हमारी अदलिया हो, और वो ये कह रही थी कि इदारों से इल्तिजा कर रही हूँ कि इदारे इन शख्सियात का बोझ उठाने से इनकार करें। फिर पानामा केस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर है पानामा केस का जिन जजेस ने फैसला किया उस बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद जो कि अभी सर्विंग चीफ जस्टिस है वो भी शामिल
शामिल हैं, फिर PMLN की सदारत से नवाज शरीफ को हटाया जिस पैनल ने, जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि सारे जजेस को एक ही लाइन में खड़ा किया जा रहा है, अदालत के अंदर भी डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि हमने देखा कि इन्हीं अदालतों में रिलीफ भी दिया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरियम नवाज साहिबा, दीगर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडरशिप है उनको रिलीफ दिया गया। तो सर ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बुनियादी तौर पर जो कॉन्फ्रेंस भी की गई उससे पहले भी अगर मामला देखा जाए तो एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसका नुकसान हमारे इदारे को होना है। आप सिंपल सी बात अगर आप ले लें कि फैसले अगर पनामा का अगर आप उठाकर देख लें, पनामा में 5 जजेस मौजूद थे, 5 जजेस हैं, बाकायदा नजरसानी भी खारिज हुई, फिर उसके बाद, और इसमें जैसे साकिर निसार साहब का कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो उनसे पहले आज खुद नोटिस ले लिया गया था अनवर ज़हीर जमाली के दौर के अंदर। और आपको याद है फिर वो वहां भी उन्होंने एक बाकायदा तस्वीर निहाल हाशमी की बाकायदा वो चलाई थी जब जैसे अमीर अली मुस्लिम के साथ, और उस पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे। आप लोगों ने सारों में रिकॉर्ड में देख चुके हैं। यानी इनका एक वतीरा यही है बुनियादी तौर पर कि ये इदारों को मिलान करें। आपको ये भी याद होना चाहिए कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, 5 जजेस क्या क्या जुबानें इस्तेमाल की और सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदालतों ने इनको नाअहल करार दिया, तौहीन अदालत में बाकायदा सजाएं सुनाई। और ये कल बता रही थी कि मैं अदलिया की आजादी पे बड़ा काम करता हूँ, कॉलो फेल में तजाद इतना बड़ी क्लैरिटी के साथ है। दूसरी बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक बड़ा सिंपल से कह रहा हूँ भाई, कहाँ किस जगह आपके ट्रायल में केस चल रहे थे, आपको किसने कहा था ये वहां पर एविडेंस न देते, वहां ये सारी बातें करते, वहां ये शहादतें देते कि जनाब ये प्रेशर की वजह से हुआ, हमने दबाव ये डाला गया था। कोई एक शहादत जहां करवानी थी वहां नहीं करवाई। तो ये जो अब बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, इसके कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक अलहदा बात है कि इदारों की, हमारी अदालतों की तरफ से इस पर खामोशी नहीं होनी चाहिए। वैसे तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग एफिडेविट के हवाले से और खबर के हवाले से अदालत को सुमो लेना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब, आपको क्या लगता है? मैं नहीं समझता कि इसमें हर इस तरह रोजाना सड़कों पे बैठकर ये भौंकना शुरू कर देंगे और कहा जाएगा उसका खुद नोटिस लिया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वक्त कम है। अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, बहुत सिंपल और सीधा सा कल सवाल है। कल प्राइम मिनिस्टर भी इस पर बात कर रहे थे कि 4 फ्लैट्स लंदन के महंगे तरीन इलाके में आपने बनाए और ये पैसा कहाँ से आया? बजाय इसके जवाब देने के आप अदालतों को इल्जाम तराशी कर रही हैं, फौज पर इल्जाम लगा रही हैं, तो बजाय इसके कि ये इल्जाम तराशी की जाए आप जवाब दें। लेकिन जवाब तो नहीं आएगा, सारी दुनिया भी मांग रही है, जवाब तो नहीं आएगा। जवाब होगा तो आएगा ना। अहम बात सुनिए, इस वक्त हुकूमत के लिए वर्ड ऑफ एडवाइस जो लोग बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में जिस तरह उन्होंने अपनी सुपरियॉरिटी साबित करके 29 बिल मंजूर करवाए हैं, जिसको अपना माजत के साथ फजल रहमान साहब कहते हैं जाली तरीके से काम हुआ, दुनिया हंस रही है उन पर। बड़े संजीदा लिखने वालों ने भी कहा कि ये फजल रहमान को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। सवाल ये है कि पार्लियामेंट में इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि मामलात को लेके वहाँ चली जाए। अब EVM का मामला भी आप देख लें, पार्लियामेंट से हो गया, स्टीयरिंग कमेटी बन गई है, दोनों तरफ से इलेक्शन कमीशन भी उस तरफ काम कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन भी तैयार हो गया। आज की खबर है जनरल साहब के 8 लाख EVM मशीन जो है ना वो इंपोर्ट की जाएंगी, बनवाई जाएंगी, तो बादले नखास्ता वो भी तैयार हो गया। मैं तो ये ज़ाती तौर पे कहूँगा कि हुकूमत को फोकस पार्लियामेंट की तरफ करना चाहिए और ये सियासी तौर पे जो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त थोड़ा रह गया है, सब लोग यही देख रहे हैं कि कुछ अब कारकर्दगी आनी चाहिए ताकि 2023 का इलेक्शन जीतने में आसानी हो, अदरवाइज मुश्किलात। जी, लास्ट मिनट है जनरल साहब, हुकूमत के लिए कोई मशवरा? देखिए जी, हुकूमत को मशवरा देने वाले बहुत लोग हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस जो वादे करके आए थे उनमें से जितने मुमकिन हद तक पूरे हो सकते हैं उनको पूरा करें और वो बुनियाद रख जाए जो जमहूरियत के लिए भी फायदेमंद हो और पाकिस्तान के वकार को भी बुलंद करे। तो EVM को आई अप्रिशिएट ऑन वन काउंट कि जब से मैंने होश संभाली है 70 के बाद के तमाम इंतखाबात मुतनाज़े रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो ये स्टेप उठा रही है कि संदूकशियां गायब ना हो जाएं, वोट कैंसिल ना हो जाएं, मुर्दों के वोट ना आए और मोहरें गलत लगने की वजह से वोट कैंसिल ना हो,
ये उन्होंने एक बड़ा बुनियादी कदम उठाया है और उम्मीद जमहूरियत करते के हैं लिए भी कि- अच्छा है और जी, सोनिया जी, जल्दी से जल्दी मैं से- कहूँ कि वो कहते हैं कि सियासत में एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस तरह हम जा रहे हैं, वो एक शेर है कि जी चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, वरना सारे जो है ना उनकी छुट्टी होगी, सब नुकसान चलें, में इसी रहेंगे। पॉइंट पर प्रोग्राम का इख्तिताम। बहुत बड़ा जनरल रिटायर एजाज अवान साहब, मारिका अनवर सदीक साहब, एहतिशाम साहब, आपको भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर वो के बाद जब सा आता है, मिर्ची की हूँ को क्लियर करे स्प्राइट की सा। किसान की हर फसल को सोना बना रहे हैं। सोना की बेहतरीन खादें।